आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। दोस्तों, हम लोग जानते हैं डेल्टा ई इक्वल टू एच सी अपान क्या होता है, लैम्डा होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है। लैम्डा को इधर करेंगे तो डेल्टा ई यहाँ आ जाएगा। अब एच की वैल्यू हम लोग जानते हैं, एच क्या मैक्स फ्लाइंग नियतांक है, जिसकी वैल्यू 6 गुणित 10⁻⁻34 होता है। सी प्रकाश की चाल है 3 गुणित 10⁸ होता है। और यहाँ से डेल्टा ई, और यहाँ पे अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ एक्समल 6 गुणित 10⁻19 जूल से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। हमने भाग कर दिया। ये वैल्यू डेल्टा ई की बाद जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, ठीक है। तो लैम्डा बराबर इसी का आप पूरा करोगे तो 12,375 बटे डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब देखिए उत्सर्जन है, हमने आपको कहा उत्सर्जन कब होगा, ध्यान दीजिएगा। यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो यहाँ से जरा देखिए, हम ये फार्मूला यहाँ नोट कर रहे हैं, 12,375 डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम। ये आप क्या हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय उत्सर्जन की बात किया है। हमने कहा उत्सर्जन कब होगा, उत्सर्जन तब होगा जब वो एक वाले में ऐसे यहाँ से आएगा। ये n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। हमने कहा ये क्या है, ये उच्च है और ये निम्न है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है और ये इधर क्या है, उच्च है। तो अगर आपका 4 से कहाँ आता है, 1 में आता है। 3 से कहाँ आता है, 1 में आता है। 2 से कहाँ आता है, 1 में आता है। तो ये आपको क्या कहलाएगा, तो वो अपने अंदर से एनर्जी जनरेट करेगा, रेडिएट करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखीय स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अब जो ये आएगा यहाँ से, या आपका 4 से किस में आ सकता है, 3 में आ सकता है। जब ये आपका ऐसे आएगा तो इसका क्या होगा, इसका अपना जो वहां से रेडिएशन निकालेगा उसका अपना तरंग दैर्ध्य होगा, अपना उसका क्या होगा, तरंग दैर्ध्य होगा। तो मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला है, ये 3 से किस में आ गया, 3 से 1 में आया। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य वो कितना, λ3 मान लेते हैं। यहाँ पे ये 2 से किस में आया, इसका मान लेते हैं λ2 मान लेते हैं। ये 4, ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ से आया λ1 मान लेते हैं। तो अगर हम दोस्तों निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो। ये लैम्डा बराबर 12,375 बटे आया कहां से, मान लो ये λ3 आपको निकालना है। तो ये आया कहां से, n3 से आया कहां, n1 में। तो उच्च किसका होता है, 3 वाले का, निम्न किसका होता है, 1 वाले का। यहाँ क्या करेंगे, E3 माइनस क्या करेंगे, E1 करेंगे। समझ गए, ये आपको क्या हो जाएगा, इतना एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये आपको क्या हो गया, ये इतना एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। अगर हम इसे λ2 निकाले तो λ2 अगर बच्चों हमें निकालना है तो हमें क्या करना, 12,375 बटे क्या करना पड़ेगा, था कहाँ, E2 में, आया कहाँ, E1 में। तो ये वैल्यू, बाकी तो आपको पता ही है कैसे, E2 की वैल्यू आपको पता रहेगी, E1 की वैल्यू पता रहेगी, आप सीधा सीधा निकाल लो। E1 में 13.6 होता है माइनस में, E2 में आपका कहते हैं -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप वैल्यू रख के यहाँ से λ2 का मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसे अगर अवशोषण की बात करें तो यहाँ पे उच्च से कहाँ आएगा, निम्न में आएगा, और यही निम्न से कहाँ गया, उच्च में गया। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम हो गया। जैसे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर क्या ले लिया, 3 ले लिया। मान लो ये इसमें से इसमें गया, ये इसमें से इसमें गया। जब इसमें से गया तो λ1 यहाँ λ2, तो यहाँ से अगर λ1 लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 12,375 बटे 12,375 बटे गया किसमें, 2 में। कहां से, 1 से। तो यहाँ क्या करेंगे, E2 माइनस क्या करेंगे, E1 करेंगे। ये आपका हो गया, E2 माइनस क्या करेंगे, E1 करेंगे। ऐसे λ2 निकालेंगे, अगर बच्चों λ2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12,375 बटे किसमें गया, यहाँ पर 3 में। तो E3 किससे गया, E1 से। तो ये आपका इतना एंगस्ट्रॉम, ये निकालने का क्या है बच्चों, तरीका है। अब यही स्पेक्ट्रम से आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी आई, जिसमें आपका लाइमन बामन पास्चर है। इसी चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग अब इसको देखते हैं। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम श्रेणी है उसके बारे में।
यहाँ देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि मेन तो यही है लेकिन थोड़ा जान लेते हैं। जब हाइड्रोजन गैस को बंद नली में, किसी बंद ट्यूब में हाई टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, तो यह विकिरण उत्सर्जित करता है, अपने अंदर से रेडिएशन जनरेट करता है। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठ पर अनेक अलग अलग चमकीली पट्टियां दिखाई देती है, ठीक है। अब वहां पे अलग अलग चमकीली रेखाएं पाई जाती है, ठीक है, और इन्हीं रेखाओं में अलग अलग ग्रुप भी पाया जाता है। जब उसको गर्म करते तो वो अपने अंदर से रेडिएशन उत्पन्न करता है, और वो रेडिएशन एक कहते हैं चमक के रूप में होता है। और वो क्या होता है कि जो काली पृष्ठ होती है वहां पर कहते हैं अलग अलग चमकीली रेखाएं पाई जाती है, और उन रेखाओं का अलग अलग ग्रुप भी होता है, उनका अपना अलग अलग क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, श्रेणियां कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणियां कहते हैं, सीरीज कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुल कितनी श्रेणियां होती है, 5 होती है, कुल 5 सीरीज होती है। तो जब यहाँ बच्चे चमक उत्पन्न होता है तो ये आपका क्या कहते हैं, ये ऐसे लाइनिंग पट्टियां पाई जाती है। ये एक श्रेणी हो गई, दूसरा श्रेणी हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा। कौन कौन सा श्रेणी होता है, लाइमन श्रेणी होता है। कौन सा, लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पाश्चन, चौथा ब्रैकेट, पांचवा फुंड। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। ये टोटल 5 श्रेणियां पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुल कितनी श्रेणियां पाई जाती है, तो बच्चा कुल आपका कितने, टोटल 5 श्रेणियां पाई जाती है। इसमें देखिए पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु की श्रेणियों के नाम लिखिए, तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। अब बच्चा यहाँ एक बात आती है कि कौन सी श्रेणी किस रेंज में होता है, तो ध्यान दीजिएगा 3 रेंज होता है, एक पराबैंगनी, एक दृश्य प्रकाश, एक अवरक्त होता है। तो पराबैंगनी लाइमन हमेशा पराबैंगनी क्षेत्र में आता है, अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है। लाइमन हमेशा पराबैंगनी में आएगा, बामर दृश्य में आएगा, बाकी सब किसमें आएंगे, अवरक्त में आएंगे, इंफ्रारेड में आएंगे, ठीक है। लाइमन पराबैंगनी, बामर दृश्य क्षेत्र में, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड आपका अवरक्त क्षेत्र में। तो यहाँ से बच्चों देखो आपका पूछा गया है कि हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी तथा बामर श्रेणी वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है। ये क्या है, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम है, ठीक है। और ये आपका लाइमन और किसका पूछा गया है, बामर का। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं लाइमन पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है और बामर दृश्य क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक और पूछा गया है, हाइड्रोजन के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। तो लाइमन श्रेणी आपका पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। तो दोस्तों ये आप कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे तैयार कर लेंगे। अब जो है देखते हैं इनका थोड़ा अलग अलग चीजों को देखते हैं। यहाँ पे यहाँ से ये आपको 5 श्रेणियां हो गई, कौन कौन सा, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन किस में आएगा, पराबैंगनी में। बामर किस में आएगा, दृश्य क्षेत्र में। पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड किस में आएगा, अवरक्त क्षेत्र में आएगा। अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिए, अगर बच्चों हम यहाँ से ले पहला क्या ले, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, अगर लाइमन श्रेणी बेटा ले रहे हैं तो ये किस में आएगा, पराबैंगनी। किसमें आएगा, पराबैंगनी क्षेत्र में आएगा। ये क्लियर हो गया। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है, 1/λ=r, और यहाँ से 1/n1² माइनस 1/n2²। ये हमने फार्मूला पहले ही पढ़ा है, पिछले क्लासों में हमने देखा है। अब देखो लाइमन के लिए हमेशा n बराबर 1, बामर के लिए n बराबर 2, पाश्चन के लिए n बराबर 3, ब्रैकेट के लिए n बराबर 4 और फुंड के लिए n बराबर कितना, 5। पहला जो आपका ऑर्बिट होता है वो लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पाश्चन, चौथा ब्रैकेट, पांचवा फुंड। n अगर 1 है तो लाइमन के लिए 1 होगा, बामर के लिए n का मान 2 होगा, पाश्चन के लिए n का मान 3 होगा, ब्रैकेट के लिए n का मान 4 होगा, फुंड के लिए n का मान कितना होगा, 5 होगा। अब ध्यान दीजिए, लाइमन श्रेणी अगर हम बात करें तो इसका शुरुआत क्या होगा, 1/λ क्या हो जाएगा, r। इसका शुरुआत कहाँ होगा, 1, क्योंकि लाइमन के लिए क्या होगा, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, n²। अब ये n का मान क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है,
ठीक है ना। लाइमन के लिए 1, बामर के लिए आपका 2 होगा। लेकिन अगर लाइमन श्रेणी की बात कर दिया जाए तो लाइमन श्रेणी में जो इनिशियल आपका होगा वो आपका 1 होगा, बाकी सब क्या होगा आपका, अगर दूसरे में है तो दूसरे, ठीक है, तीसरे में है तीसरे, चौथा में है तो चौथे, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अगर ऐसे बामर श्रेणी आया, किसकी बात आया, बामर श्रेणी की बात आई। अगर बच्चा बामर श्रेणी की अगर बात आया तो बामर श्रेणी किसमें आएगा, दृश्य प्रकाश में। किसमें आएगा, दृश्य प्रकाश में आएगा, ठीक है ना, दृश्य प्रकाश में आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/λ/2r। इसके लिए ये पहला क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि बामर के लिए क्या हो गया, 2 हो गया, बामर के लिए क्या हो गया, 2। अब ये किसमें, अब वो पहला छोड़ दो, पहला भूल जाओ, बामर के लिए 2 बचा, क्या यहाँ n², n का मान क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, ऐसे आपका आगे बढ़ेगा। हम अब यहाँ 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम हमेशा क्या लिखेंगे, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे बच्चा हम क्या लेंगे, लाइमर के बाद क्या आएगा, बामर, बामर के बाद क्या आएगा बच्चा, पास्चन आएगा। क्या आएगा, पास्चन आएगा। अगर बच्चा पास्चन की बात करें, तीसरा देखिए, पास्चन की बात करें, पास्चन, पास्चन किस में आएगा, पास्चन श्रेणी आपका अवरक्त में आएगा, अवरक्त में आएगा। अगर यहां से बात करें तो 1/λ/2r, पास्चन के लिए n का मान कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ से 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब n का मान आपका 4, 5, 6, 7 ऐसे आगे बढ़ेगा। हम 1 और 2 में नहीं आएंगे, तो इसके लिए कितना हो गया आपका n हो गया। ऐसे अब चौथे के लिए ले, लाइमर, बामर, पास्चन। अब यहाँ पे बात आएगी इसका ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। अगर बच्चा ब्रैकेट श्रेणी की बात करें, ये किस श्रेणी में आएगा, अवरक्त में आएगा, अवरक्त में आएगा। और इसके लिए n का मान कितना होता है, 4 होता है, तो 1/λ/2r, यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये आपका होगा। ये आपका यहाँ पर उसका लिया जाएगा जो उसका मेन है, और ये किसमें जा सकता है, तो n बराबर कितना, 5, 6, 7 ऐसे जाएगा। अब पांचवा जो आपका आएगा वो आप क्या आएगा, फुंड आएगा। क्या आएगा, फुंड श्रेणी आएगी। फुंड श्रेणी में आपको क्या आएगा, अवरक्त आएगा। क्या आएगा, अवरक्त आएगा। तो यहाँ पे फुंड के लिए n का मान कितना होगा, 4 तो आ गया, फुंड के लिए क्या होगा, 5 होगा। तो 1/λ/2r, यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ पे n का मान 6, 7, 8 ऐसे जाएगा। ये आपका टोटल क्या हो गया, आपका 5 श्रेणियां हैं, और इसी पे आधारित हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें सवाल करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक चीज की हम लोग बात करेंगे कि कहते हैं इसके आगे कि इसका इन श्रेणियों का रेंज क्या होता है। जो लैम्डा आप निकाले हो, लैम्डा ये आपका, इन लैम्डा का रेंज क्या होता है, कितने से कितने रेंज के तरंग है। तो लाइमर श्रेणी आएगा, बामर किस रेंज में आएगा, पास्चन किस रेंज में आएगा, इसी चीज को हमें क्या करना है, देखना है। तो इसके आगे हम लोग इन चीज को देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं लाइमर श्रेणी का जो रेंज है वो कैसे निकालेंगे। आपने ये फार्मूला पढ़ा है लाइमर श्रेणी के लिए, क्योंकि आपका 1/λ/r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही फार्मूला है। हम अगर लाइमर लेंगे तो उसका शुरुआत 1 होगा, बामर लेंगे 2 होगा, पास्चन होगा 3, ठीक है, ब्रैकेट फुंड आपका ऐसे रहेगा। तो सबसे पहले लाइमर के लिए लेते हैं। लाइमर के लिए 1/λ/2r, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस n, n का मान आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अनंत हो सकता है, ठीक है ना। अब लाइमर श्रेणी की सबसे बड़ी अर्थात प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य, जो प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य होता है वो आपका क्या कहते हैं, सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, चाहे लाइमन कहे, चाहे बामर कहे, चाहे पास्चन कहे, चाहे ब्रैकेट कहे, चाहे फुंड, लाइमन का 1 होता है, 1 के सबसे पास कौन होगा, 2, तो 2 वाला ही क्या होगा आपका तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा। और अनंत वाला क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लाइमर श्रेणी की सबसे जो बड़ी है तो उसके लिए 1/λ/r,
यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस, तो सबसे बड़ा क्या है, जो सबसे करीब कौन होता है, 2 होगा, एक के करीब कौन होगा, 2, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए r इक्वल टू 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो 4 एकम 4 और 1 एकम 1, तो 4 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ घटाओगे 3 बटे 4 गुणते r। अच्छा चलो देखिए 1/r की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, हमारे लिए आसान पड़ेगी। 1/r इक्वल टू 1/r का मान 1.097 गुणित 10⁻7, इसे रेडबर्ग नियतांक कहते हैं। एक में इसी का भाग लगाओगे तो ओवरऑल 1/r की जो वैल्यू आएगी वो 912 आएगी। इसे आप याद रखिएगा, बहुत आपके काम में आएगा। 1/r की वैल्यू 912, तो बच्चा यहाँ देखिए 3/4 गुणते r आया है। अब 1/लैम्डा मैक्स का मान, लैम्डा मैक्स को ऊपर भेज दो, तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू यहाँ देखिए ये 4 ऊपर गया, 4/3 गुणते 1 क्या हो जाएगा r, 1/r का मान 912 हो गया। अब यहाँ 3 से भाग लगाया और 4 का गुणा कर दिया तो 1216 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब लाइमन श्रेणी की सबसे जो बड़ा तरंग दैर्ध्य होता है वो 1216 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है, 1216 एंगस्ट्रॉम का। अब लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी जो तरंग दैर्ध्य होगी, तो अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग को तो एक ही रखेंगे, लेकिन लाइन कहाँ उसे अनंत से लाएंगे, तो लैम्डा मिनिमम इक्वल टू r, यहाँ से 1/1 का स्क्वायर माइनस क्या रखेंगे, अनंत, अनंत का स्क्वायर। अब अनंत में किसी संख्या भाग लगाओ क्या होगा, 0 होगा, यहाँ से मिला के r बचा, यहाँ क्या वैल्यू आया r, तो लैम्डा मिनिमम इक्वल टू r, इसका बटा एक मान सकते हैं, पलट देते हैं, तो लैम्डा मिनिमम इक्वल टू 1/r और 1/r का मान कितना होगा 912 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब कि लाइमन जो श्रेणी है उसका रेंज क्या होगा, 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम होगा। अगर इतने रेंज का आता है तो वो आपका लाइमन श्रेणी का रहेगा, और लाइमन श्रेणी में जो आपका आएगा वो पराबैंगनी क्षेत्र आएगा, ठीक है ना। तो ये पूछा जाए कि लाइमन श्रेणी का जो रेंज होता है वो कितना होता है, तो बच्चा आपका यहाँ से जैसे सवाल दे देगा, उस सवाल में आपका एक तरंग दैर्ध्य निकल के आएगा और वो पूछेगा किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। मान लो आपने सवाल लगाया और उस सवाल में जो वैल्यू आ गई आपका 1126 आ गया, एंगस्ट्रॉम कितना आ गया, तो वो वही तो पूछ लेगा कि बताइए किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो 1126 किसके अंतर्गत आता है, लाइमन वाले का। ये किस रेंज का है, लाइमन रेंज का है, ठीक है। अब कौन से क्षेत्र का, पराबैंगनी क्षेत्र का। आप यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सा, ये तो लाइमन हो गया। ऐसे हम लोग किसका लेंगे, बामर का लेंगे। बामर का अगर दोस्तों लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1/लैम्डा मैक्स इक्वल टू r, यहाँ पे बामर के लिए क्या होता है, 2 होता है, तो 2 का हमने ले लिया। अब 2 के पास में अधिकतम निकालना है, 2 के पास में कौन होता है, 3, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 लिखा 9 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 4, तो 9 माइनस यहाँ देखिए 4 माइनस 1/9, तो यहाँ से 9 एकम 9 और ये 4 एकम 4, तो 9 4 में 5 और 9 चौक 36, तो 1/लैम्डा मैक्स इक्वल टू 5/36 r आ गया। पलट दिए तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू 36/5 को से 1/r, और 1/r की जो वैल्यू है बच्चा 912, और हमने इसे भाग लगाया तो यहाँ तो आ गया 6563 एंगस्ट्रॉम। तो बामर श्रेणी का ये अधिकतम कितना आ गया, 6563 एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है ना। ये बामर का आ गया। अब यहाँ पे इसका बामर का मिनिमम निकालते हैं मिनिमम। तो बामर का अगर बच्चा मिनिमम निकालेंगे तो यहाँ से r और यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, हमने कहा मिनिमम निकालना है तो अनंत हो जाएगा, तो यहाँ से 1/लैम्डा मिनिमम इक्वल टू r, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 1/लैम्डा मिनिमम इक्वल टू r इंटू क्या हो जाएगा आपका r बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पलट देते हैं, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा r, तो 4 गुण से 912। अब यहाँ से लैम्डा मिनिमम निकालेंगे तो 912 का अगर आप इसमें गुणा करोगे तो ध्यान दीजिए ये लगभग आपका आएगा 3648 एंगस्ट्रॉम। तो बामर श्रेणी का जो रेंज आया, बामर श्रेणी का बच्चा जो रेंज आया वो आ गया आपको कितना कहते हैं 3648 एंगस्ट्रॉम से 6563 एंगस्ट्रॉम, और यही आपको क्या कहलाता है, दृश्य क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है,
दृश्य क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है ना। और आप जानते हो दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो आपका 3800 एंगस्ट्रॉम से लगभग कहते हैं 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है 8000। ये देखिए दृश्य वाले रेंज में आएगा। अब हम सवाल जब सॉल्व करेंगे उसमें अगर इस रेंज में तरंगदैर्घ्य आता है तो हम पता कर लेंगे कि 52 में पड़ेगा। और कैसा रेंज का पड़ेगा, आपका दृश्य का पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। अब ऐसे ही बच्चा हम लोग क्या करेंगे, पास्टन का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, पास्टन का निकालेंगे। तो पास्टन के लिए अगर हम निकाले, ध्यान दीजिएगा, पास्टन के लिए निकाले बच्चा लाइबर बामर पास्टन श्रेणी। तो पास्टन के लिए आप किस में पड़ेगा, ये आपका औरत में पड़ेगा। अगर हम इसका लैम्डा मैक्स निकालते हैं तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा 1/r। इसके लिए लाइबर के लिए एक बामर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ इसका मैक्सिमम निकाला तो 3 के नजदीक कौन होता है 4 होता है। यहाँ क्या कर लेंगे 4 का स्क्वायर और इसी को सॉल्व करेंगे आर की वैल्यू रख के बच्चा। तो ये आपका आ जाएगा जो लैम्डा मैक्स है, आप सॉल्व कर लीजिएगा रख के वैल्यू। ये आपका आएगा पास्टन के लिए 18,761 एंगस्ट्रॉम। और ऐसे हम लोग क्या करेंगे मिनिमम निकालेंगे। तो लैम्डा मिनिमम निकालेंगे तो 1/r इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट का स्क्वायर। और लैम्डा मिनिमम बच्चों अगर यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8208 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इसका मतलब कि पास्टन का जो रेंज होता है वो 8208 एंगस्ट्रॉम से 18,761 एंगस्ट्रॉम का होता है ये आपका, ठीक है ना। ऐसे हम लोग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अब आप ऐसे निकाल लीजिएगा पास्टन का, ब्रैकेट का, फुंड का। तो यहाँ से जो रेंज आपका निकला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बच्चों जो रेंज निकलेगा पास्टन का, ठीक है, पास्टन का हो गया। ब्रैकेट का अगर हम देखें, ब्रैकेट श्रेणी का अगर देखें तो लैम्डा मैक्स आपका आएगा, लैम्डा मैक्स आपका बच्चा आएगा 40,533 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा मिनिमम आपका आएगा बच्चा 14,592 एंगस्ट्रॉम। इसे आप ये रेंज याद रखिएगा कुंड श्रेणी, क्योंकि आएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कुंड श्रेणी का तो लैम्डा मैक्स आपका क्या आएगा, आपका लैम्डा मैक्स आपका आएगा 74,168 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा मिनिमम आएगा आपका 22,800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, 22,800 एंगस्ट्रॉम। अब ऐसे यहाँ से हमारे पास कुल कितना 3 रेंज हो गया, लाइमन का हो गया, बामर का हो गया, पास्टन का, सबका हमें रेंज पता चल गया, ठीक है ना। अब यही से बच्चा आपका सवाल बनेगा और हम लोग अब देखेंगे क्या न्यूमेरिकल। एक चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप अपने किताब में देख लीजिएगा, हमने बोर मॉडल पढ़ाया है। बोर मॉडल की जो परमाणु मॉडल की जो कमियां रह गई थी आप उसे जरा देख लीजिएगा बस। बाकी सब मैंने यहाँ पे डील कर दिया है जितना थ्योरी था आपका। बस अब मैं आपको न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत करा दूं ताकि आपका